वडोदरा महानगर पालिका के 2 अधिकारी आए कोरोना की चपेट में। शहर में कुल 69 कोरोना केस दर्ज। वडोदरा शहर में कोरोना केस की संख्या 3000 के करीब पहुंच गई है। रोजाना 65 से 70 कोरोना केस दर्ज हो रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका के जनप्रतिनिधियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए स्थायी समिति की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और वीएमसी की सामान्य सभा भी अब वर्चुअल रूप से आयोजित होने लगी है। लेकिन इसी बीच वडोदरा महानगर पालिका के 2 अधिकारी कोरोना वायरस की चपेट में आए होने की जानकारी मिली है। वीएमसी के ड्रेनेज विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर कपिल तिवारी कोरोना का शिकार बने हैं, जबकि वार्ड नंबर 3 कार्यालय के डिप्टी इंजीनियर जसवंत उपाध्याय भी कोरोना की चपेट में आए हैं। दोनों अधिकारियों के कोरोना संक्रमण का शिकार पाए जाने पर वीएमसी का ड्रेनेज विभाग और वार्ड नंबर 3 कार्यालय को 2 दिनों तक बंद कर दिया गया है और सैनिटाइजिंग की कार्यवाही भी की गई। वडोदरा सेंट्रल जेल के 2 कैदियों को भी कोरोना संक्रमित पाए जाने पर एसएसजी में इलाज हेतु भर्ती किया गया है। वहीं वडोदरा में आज कोरोना के चलते 5 मरीजों की मौत की भी खबर सामने आई है, जिसमें समता अरुणाचल के निवासी 70 वर्षीय महेश चंद्र चौहान, सावली के 46 वर्षीय किरण पटेल, कालोल की 53 वर्षीय महिला उषा वालिया, जम्बूसर के 57 वर्षीय प्रवीण पटेल और बगीखाना इलाके की 78 वर्षीय महिला की मौत की भी खबर है। वडोदरा में पिछले 24 घंटों में शहर में 488 लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए, जिसमें से 419 नेगेटिव और 69 केस पॉजिटिव आए हैं। इन 69 नए पॉजिटिव केस को मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2922 हो गई है, जिसमें से सिर्फ 765 सक्रिय केस है, जबकि 68 नए डिस्चार्ज मिलाकर 2100 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। शहर में कोरोना से 57 लोगों की अब तक मौत भी हुई है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कृष्ण एंड हिज लीला में दर्शाए गए राधा कृष्ण के प्रेम पर हिंदू संगठनों को आपत्ति है, जिसके चलते पत्रकार परिषद आयोजित कर आक्रोश जताया गया। हिंदू धर्म की कई किताबों में राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम दर्शाया गया है, लेकिन राधा कृष्ण के इस प्रेम का विकृतीकरण किया जा रहा है, जिस पर शहर के धार्मिक संगठनों ने आपत्ति जताते हुए इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति जताई। इस मामले अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, इस्कॉन मंदिर समेत के कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। हकीकत यह है कि हिंदू देवी देवता और हिंदू के प्राचीन पात्र कैरेक्टर, इस सब की विकृतीकरण 3-4 साल से बहुत हो रही है। अब तो ऐसा हुआ है कि कुछ भी आ गया, कोई भी खड़ा हो गया, कृष्ण का नाम लेकर के प्रोग्राम बना लिया। तेलुगु में एक मूवी आई है कृष्ण एंड हिज लीला। उस पिक्चर में हीरो का नाम कृष्ण है, हीरोइन का नाम राधा है, और वो जिसके साथ सेक्स करता है वो कृष्ण से संलग्न नाम है, कृष्ण की साथ संलग्न। ये लोग लीला समझते नहीं है, कृष्ण की लीला क्या होती है, कृष्ण की लीला में कब प्रवेश मिलता है, ये बात वो लोग सोचते नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है कि चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय हो, उसके कोई भी विभूति को, उसके कोई भी देवी देवता को, उसके कोई भी कैरेक्टर को कोई जात का अपमान न हो, उस प्रकार की एक कानूनी जोगवाई केंद्र सरकार की ओर से होनी अब जरूरी है। क्योंकि जब से वेब सीरीज आई है, जब से इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर मूवी दिखाना शुरू हुआ है, तब से उसके कंटेंट पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसके ऊपर कंट्रोल आए, उसके ऊपर नियमन आए, उसका एक होना अनिवार्य है। अनुष्का शर्मा की जो पहले पाताल लोक फिल्म आई, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। अब बैक टू बैक बुलबुल आई, बुलबुल में भी कृष्ण और राधा की बात की गई है। जो बंगाली लोकगीत था, वो लोकगीत को एक विकृत अर्थ में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसमें राधा और कृष्ण जैसी दिव्य प्रेमात्मा के लिए, कृष्ण के लिए हरामजादा शब्द यूज किया गया है, राधा को बेशरम बताया गया है। किसकी हिम्मत है राधा को बेशरम बताए और कृष्ण को हरामजादा बोले? अगर यहाँ तक आता है तब तक आज तक कोई नहीं बोलता है। और नेटफ्लिक्स में टॉप 10 में कृष्ण एंड हिज लीला और ऐसी ये सीरीज चल रही है टॉप 10 में। मैं तो उसको, ये जो कृष्ण एंड हिज लीला है, ये सब ये पोर्नोग्राफी है। आप पोर्नोग्राफी में कोई भी नाम लेकर के पोर्नोग्राफी चलाओ, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें हमारे देवी देवताओं को बीच में क्यों लाते हो? ये धार्मिक टेररिज्म है, ये सांस्कृतिक टेररिज्म है। तो इसके अनुसंधान में हम लोग आने वाले दिनों में एडवोकेट निसर्ग जैन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। साथ में कलेक्टर श्री, पुलिस कमिश्नर, उनको मंगलवार को शाम को आवेदन पत्र देने वाले हैं, क्रिमिनल फरियाद भी करने वाले हैं। मगर ये स्पष्ट है कि हम हिंदू समाज को इतना जागरूक करना चाहते हैं
कि इस प्रकार की मूवी बनाने की कोई हिम्मत आने वाले दिनों में न करे, वेब सीरीज बनाने की हिम्मत न करे। ये वेब सीरीज में भगवान श्री कृष्ण, श्री राधिका इत्यादि के पात्रों को विकृत, जबकि उनके नामों को भी वो नहीं जानते, उनकी कथाओं को भी एक अलग एंगल दिया गया है। लगता है कि उनकी ये विचारधारा है कि भावी पीढ़ी को अभी नहीं भविष्य को ही ख़त्म कर देना है। अतः हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस वेब सीरीज़ के माध्यम से लोगों को जो गलत मैसेज जा रहा है वो न जाए, और आगे ऐसी वेब सीरीज़ बनाने के पहले भी लोग सोचें, या तो वो पहले उसकी जानकारी हासिल करें। कई दिनों से चर्चा में चल रहे कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का आखिरकार एनकाउंटर। पुलिस से भागते वक्त पुलिस की गोली से गंवाई जान। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देश भर में सुर्खियों में आया उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे गुरुवार सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से पुलिस को मिला। 6 दिन की तलाश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बताया ये भी जा रहा है कि विकास दुबे यहां खुद सरेंडर करने आया था। वहीं आज सुबह सवेरे खबर आई कि कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी 5 लाख का इनामी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर जैसे ही कानपुर पहुंची, विकास गाड़ी में सुरक्षाकर्मियों की पिस्टल छीनने लगा। इस बीच संतुलन बिगड़ने के बाद गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटते ही विकास पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा। सुरक्षाकर्मियों ने भी अपने बचाव में गोलियां चलाई। मुठभेड़ में विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरक्षाकर्मी उसे लेकर हेलट अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे के शव का पोस्टमार्टम होने से पहले कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। इस मुठभेड़ में पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद इस मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मियों को लाला लाजपत राय अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कहा जाता है कि विकास दुबे सालों से राजनीतिक दलों के साथ जुड़ा रहा और करीबन सभी राजनीतिक दलों से विकास दुबे का नाता रहा है। ऐसे में विकास दुबे के साथ कई तरह के राज भी दफन हो गए हो, ये बातें भी चल रही हैं। पिछले कई दिनों से न्याय की मांग के साथ संजय नगर विस्थापितों का धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार नहीं ले रही है संजय नगर के लोगों की समस्याओं की सुध। 3 साल पहले संजय नगर के विस्थापितों को वडोदरा महानगर पालिका ने आवास बनाकर दिए जाने की आस दी थी, जिसके साथ हरणी वारसिया रिंग रोड से उन्हें हटा दिया था। 3 साल बाद भी आवास नहीं बनाकर दिए जाने पर पिछले 15 दिनों से संजय नगर के विस्थापित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन है कि मामले पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले रहा है। संजय नगर विस्थापितों ने आज फिर एक बार हाथों में बैनर के साथ प्रदर्शन करते हुए उन्हें घर बनाकर दिए जाने की मांग की। संजय नगर के लोगों द्वारा आज रैली का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस की अनुमति नहीं मिलने पर निवासियों ने संजय नगर में ही प्रदर्शन किया। આજે 15મો દિવસ ચાલી રહ્યો છે સંજયનગર આવાસ યોજનાના કૌભાંડના। આજે 15મા દિવસે જ્યારે અમારી માંગ પૂરી નથી થઈ રહી ત્યારે પ્રજા તો સમગ્ર એની અહીંયા જાગી રહી છે, પણ અમને એવું લાગે કે સત્તાધારી લોકો નથી જાગી રહ્યા। તો અમે એક મુહિમ છેડી કે જ્યારે જો સત્તાધારી નથી જાગી રહ્યા તો પછી વડોદરા શહેરની જનતાને જગાડી। એટલે આજે અમે જનતા મેમો અને જનતા રેલીનું આયોજન કર્યું હતું। પોલીસ પ્રશાસનથી અમને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારી જે જનતા રેલી છે એની પરમિશન તમને આપવામાં આવતી નથી। તો અમે પોલીસની માન રાખીને અમારી આ જનતા રેલીને રોડ પર ન લઈ જતા સંજયનગરના રસ્તાઓ પર જ ફરાઈ રહ્યા છે। પણ હું સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અને તમામ પત્રકાર સાથીઓ થ્રુ આ સત્તાધારી પક્ષને એટલો મેસેજ આપવા માગું છું કે પોલીસ પ્રશાસનનો સહારો લઈ એ એક વખત અમારી આ રેલીને અહીં તક સીમિત કરી શકે છે, વારંવાર નહીં। આવનાર દિવસોમાં જે જનતા જગાઓ રેલી રોડ પર આવવાની હતી એ જનતા જગાઓ રેલી આ પ્રશાસન અને સત્તાધારી અને આ બિલ્ડરના ઘર તક બી જવાની છે એ તે છે। આવનાર દિવસ 15 દિવસ વીતી ગયા છે, હજી 15 દિવસથી 15 વર્ષ અમે વિતાવી નાખીશું, પણ અમારા હક લીધા વગર અમે સંજયનગરની જગ્યા નથી છોડવાના। એક સીધો મેસેજ આ સત્તાધારી પક્ષની જાડી ચામડીના લોકોને અમે આપવા માંગી રહ્યા છે। एक बार फिर जूम पर हुई वडोदरा के विकास की चर्चा। शहर के टीपी रोड लाइन में आने वाले घरों को तोड़ने और दुकानदारों को आर्थिक सहायता के मुद्दे उठाए गए।
लगातार दूसरे दिन जूम एप्लीकेशन पर वीएमसी की सामान्य सभा आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों की अनुमति की कार्यवाही की गई। विशेष रूप से स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहर के 3 इलाकों में रोड लाइन में आने वाली दुकानों को तोड़ने पर मालिकों को मुआवजा देने की मांग विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, चिराग जवेरी, राजेश आयरे और फरीद कटपिसवाला द्वारा की गई। इसके अलावा मानसून के चलते बरसाती कांस की सफाई, पानी, स्मशान समेत के कई मुद्दे सभा में उठाए गए। ટીપી પરથી કે નથી ત્યાં ગાડી કોઈ પણ લોકોને એ લોકોના જે જમીનનું વળતર અપાતું નથી, તો જે તે ખેડૂતોને આઈધર એ લોકોને વળતર મળે, આઈધર સરકાર એને ટીપી પાડે। મારી બેવ દરખાસ્તો છે। એવી રીતના મેં શ્રી બીજી એક દરખાસ્ત બી જે રીતના એક છાણીવાળી છે કે 18 મીટરનો રોડ 12 મીટર કરો, તો ગોરવા બાપુની દરગાહથી અમારે JM2 સોસાયટી, ડાહીબા નગર, શાંતિનગર થઈને જોડતો રસ્તો છે। આ જોડતા રસ્તાની અંદર બધો નાનો રસ્તો છે એને બી પહોળો કરો અને અમારે 18 મીટર નહીં જોતો। હમણાં જે રીતના હમણાં છાણીની દરખાસ્ત લાયા છે, અમે સતીશભાઈને અભિનંદન કરીએ છીએ કે એમને છાણીને જે રીતના સુંદર છાણી બનાવી દીધું, તો અમારી આશા છે થઈ એ સ્માર્ટ સિટીના બહાના હેઠળ વડોદરા શહેરની અંદર ચારે બાજુ કોઈને પૂછ્યા વગર દમનના નીતિથી લોકોના ઘરો તોડ્યા, લોકોની દુકાનો તોડી અને લોકો પછી કોર્ટમાં ગયા અને કોર્ટમાં જવાથી કોર્ટે આદેશ આપ્યો કે એમને વળતર આપો। તો મારું માનવું એવું છે કે જેટલાની દુકાનો તોડી છે અને જેટલાના ઘરો તોડ્યા છે એનો ધીમે ધીમે વળતર આપવાનો સમય આવશે અને જે તોડેલા જે પૈસા આપવાના આવશે એ કોર્પોરેશન ભોગવશે। અમે જે દરખાસ્ત મૂકી છે એની અંદર રાજ્ય સરકારને વિનંતી કરો કે જે લોકો આવું કૃત્ય કરીને ગયા છે, રાજ્ય સરકાર એ વળતર ચૂકવે, કોર્પોરેશનને આપે અને કોર્પોરેશન નગરજનોના પૈસા આપે, કારણ કે નગરજન કોર્પોરેશન ઉપર કેસ કરે છે અને કોર્પોરેશનની જવાબદાર બને છે। માટે જેણે આ કૃત્ય કર્યું હોય એના પાસે એના જવાબદાર ગણી અને રાજ્ય સરકાર આ કોર્પોરેશનના પૈસા ભરે એવું અમારું સ્પષ્ટ માનવું છે।